नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि 1000 साल में कुछ भी नहीं बदलता? सोचिए, अगर किसी ने 1000 साल पहले भारत को देखा होता, तो उसे क्या दिखाई देता? और अगर आज वही भारत देखे, तो क्या वो उसे पहचान पाएगा? तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का इतिहास, यानी हमारे अतीत का भाग 2 की एक नई यात्रा। इस पहले अध्याय में हम जानेंगे कि इन 1000 वर्षों में भारत ने कैसे-कैसे बदलाव देखे, समाज, राजनीति, धर्म, भाषा, विचार हर क्षेत्र में। चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो दोस्तों, आज हम इस अध्याय में जानेंगे नक्शों की बदलती तस्वीरों के बारे में, नई और पुरानी शब्दावली के बारे में, इतिहासकारों के स्रोतों के बारे में, नए सामाजिक व राजनीतिक समूह के बारे में, क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में, पुराने और नए धर्म के बारे में, समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में, इतिहास लेखन की चुनौतियों के बारे में और भी बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे नक्शों की कहानी के बारे में। तो दोस्तों, अल इदरीसी द्वारा 1154 में बनाया गया नक्शा भारत दक्षिण में ऊपर की ओर दिखाया गया है और 1720 का फ्रांसीसी नक्शा भारत की आधुनिक रूपरेखा से मिलता जुलता है। दोनों नक्शों में क्या अंतर है? समय के साथ जानकारी और दृष्टिकोण में बदलाव आए। चलिए नई और पुरानी शब्दावली को समझते हैं। हिंदू हिंदुस्तान समय के साथ अर्थ बदले। राजा, सम्राट, जमींदार जैसे शब्दों का अर्थ और शक्ति में अंतर हुआ। एक ही शब्द अलग-अलग काल में अलग-अलग मतलब रख सकता है। अब समझते हैं इतिहासकारों के स्रोतों के बारे में। हस्तलिखित किताबें, ताड़पत्र, भोजपत्र, कपड़े, चमड़ा, कागज पर लिखे होते थे। शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के, चित्र इमारतों पर। भाषाएं संस्कृत, अरबी, फारसी और प्राकृत होती थी। लिपियां नागरी, शारदा, कुटाक्षर होती थी। और अब सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। तो दोस्तों, समाज में कई नई जातीय समूह, समुदाय और राज्य उभरे। राजपूत, जमींदार, शासक वर्ग, साथ ही आम जनता, किसानों, व्यापारियों, कारीगरों की भूमिका बढ़ी। तुर्क, अफगान, मुगल, बाहरी शासक आए और भारत की संस्कृति में घुलते चले गए। आखिर क्षेत्र और साम्राज्य क्या थे? तो स्थानीय राजा अपने क्षेत्र को राज्य कहते थे, लेकिन जब वो कई क्षेत्रों को जोड़ लेते थे, तो उसे साम्राज्य कहा जाने लगा। जैसे गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य। एक महत्वपूर्ण बात है, साम्राज्य के आकार के साथ साथ प्रशासन की संरचना भी बदलती गई। अब जानते हैं पुराने और नए धर्मों के बारे में। इस समय बौद्ध और जैन धर्म तो पहले से थे, लेकिन इस्लाम का आगमन भारत में हुआ। सूफी संत, भक्ति आंदोलन लोगों को धर्म से जोड़ने लगे। कई स्थानों पर संत कबीर, गुरु नानक जैसे विचारकों ने समाज में समानता का संदेश दिया। अब समझते हैं इतिहास के कालखंडों के बारे में। इतिहास को समझने के लिए समय को भागों में बांटना जरूरी है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। लेकिन ये विभाजन भी कभी-कभी भ्रम पैदा करता है। क्या एक धर्म या एक वर्ग पूरे काल में हावी रहा? इसलिए इतिहास को एक मल्टी डायमेंशनल नजरिए से देखना जरूरी है। अब बात करते हैं इतिहास लेखन की चुनौतियों के बारे में। बहुत सारी जानकारी उपलब्ध नहीं होती। जो भी स्रोत मिलते हैं, उनमें लेखक की दृष्टि, उसकी भाषा, उसकी राजनीति भी शामिल होती है। इसलिए इतिहास कभी भी एक सच्चाई नहीं होता। वह हमेशा विचारों और प्रमाणों का मिश्रण होता है। अब है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और आसान सवाल। अल इदरीसी कौन थे और उन्होंने क्या बनाया था? मानचित्र 2 किसने बनाया था और किस वर्ष में? मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इतिहास शब्द किस भाषा से लिया गया है? इतिहासकार किस चीज का अध्ययन करते हैं? ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है? लिखित या मौखिक? वर्ण और जाति, इनमें से क्या जन्म पर आधारित होता है? किस कालखंड में संस्कृत की जगह फारसी भाषा का उपयोग बढ़ा? आप सभी कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्लास 7th का यह पहला अध्याय कितना व्यापक है। इतिहास सिर्फ तारीखों और राजाओं का नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और सोच का दस्तावेज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस अध्याय के नोट्स और 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। लिंक बायो में है। क्लास 7th की इस नई सीरीज में मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।